सिविल सूट की ड्राफ्टिंग का सही स्ट्रक्चर क्या है, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथियों एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब एक नया वकील न्यायालय में कदम रखता है तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती ड्राफ्टिंग की होती है। साथियों, ड्राफ्टिंग एक कला है, विज्ञान है और किसी भी मुकदमे की नींव है। यदि आपकी ड्राफ्टिंग मजबूत नहीं है तो आपके पास कितने भी अच्छे साक्ष्य क्यों न हो, केस जीतना लगभग असंभव हो जाता है। भारत में सिविल मुकदमों की ड्राफ्टिंग सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों के तहत होती है। आज हम एक सिविल सूट की ड्राफ्टिंग का स्ट्रक्चर समझेंगे ताकि कोई भी बिंदु छूटने न पाए और आपके मन में कोई संशय न हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि सिविल सूट का मूलभूत ढांचा क्या है। एक आदर्श वाद पत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। साथियों, पहला शीर्षक, पक्षकारों का विवरण, दूसरा वाद का मुख्य भाग या तथ्य, तीसरा तकनीकी पैरा और अनुतोष। इन तीनों भागों को मिलाकर ही एक वैध सिविल सूट तैयार होता है। आइए प्रत्येक बिंदु को विस्तार से और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। साथियों, पहला है स्पष्ट, चरण अलग अलग स्टेप में समझते हैं। पहला स्टेप क्या है? न्यायालय का नाम वहां पर होना चाहिए। ड्राफ्टिंग की शुरुआत सबसे ऊपर न्यायालय के नाम से होती है। सीपीसी के आदेश 7 नियम 1 के सब सेक्शन ए के अनुसार उस न्यायालय का नाम लिखना अनिवार्य है जिसमें वाद दायर किया जा रहा है। इसके लिए आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला, आर्थिक क्षेत्राधिकार। आपके केस की कुल वैल्यू कितनी है। हर राज्य में सिविल जज, जूनियर डिवीजन, सिविल जज, सीनियर डिवीजन और जिला जज की आर्थिक सीमाएं अलग अलग होती हैं। क्षेत्राधिकार का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार, प्रतिवादी कहाँ रहता है, विवादित संपत्ति कहाँ है या वाद कारण कहाँ उत्पन्न हुआ है। धारा 15 से 20 सीपीसी में ये आता है, जिसमें आपको बता देते हैं कैसे लिखना है। जैसे न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश, प्रवर श्रेणी, शहर का नाम, राज्य का नाम, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। स्टेप 2, वाद संख्या। न्यायालय के नाम के ठीक नीचे केस का प्रकार और वर्ष लिखा जाता है। वाद संख्या के लिए जगह खाली छोड़ दी जाती है क्योंकि यह नंबर न्यायालय के फाइलिंग विभाग अहलमद फिलिंग काउंटर द्वारा वाद दायर होने के बाद दिया जाता है। उदाहरण से बताते हैं। मूल दीवानी वाद संख्या, ओरिजिनल सिविल सूट नंबर, ये वर्ष इसमें खाली छोड़ के वर्ष 2024, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चरण 3, पक्षकारों का विवरण, ये तीसरा चरण है। साथियों, इसमें सीपीसी के आदेश 7 नियम 1 के उपनियम बी और सी के तहत वादी जो केस कर रहा है और प्रतिवादी जिस पर केस किया जा रहा है का पूरा विवरण इसमें देना होता है। इसमें नाम, पिता का नाम, आयु और पूरा पता शामिल होता है ताकि समन आसानी से तामील हो सके। इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, वो आपको बता देते हैं। साथियों, इसमें यदि एक से अधिक वादी या प्रतिवादी हैं तो उन्हें वादी क्रमांक 1, वादी क्रमांक 2 करके लिखा जाता है। यदि कोई पक्षकार नाबालिग या विकृत चित्त है तो आदेश 7 नियम 1 के उपनियम डी के तहत यह तथ्य लिखना होगा और केस उसके वाद मित्र या संरक्षक के माध्यम से दायर किया जाएगा। यदि कोई पक्षकार कंपनी या सरकारी विभाग है तो उसके प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से केस दायर होता है। मान लीजिए रमेश कुमार पुत्र सुरेश कुमार, आयु 45 वर्ष, निवासी ये, मकान नंबर ये, शहर का नाम, पिन कोड ये है, वादी, ऐसे लिख देना। प्लेंटिफ लिख देना है, उसके बाद में वादी लिख देना है और उसके विरुद्ध उसके बाद में लिखना है विरुद्ध वर्सेज दिनेश कुमार, मान लीजिए पुत्र ये है और निवासी ये, पूरा पता, इस प्रकार से लिख देना है। अगला चरण क्या होगा? वाद का शीर्षक होना चाहिए। पक्षकार के विवरण के बाद आपको अदालत को यह बताना होता है कि यह वाद किस प्रकृति का है। यह 1 या 2 पंक्तियों में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हो जाना होना चाहिए। यह शीर्षक बताता है कि वादी मुख्य रूप से क्या अनुतोष मांग रहा है, जिसमें आपको लिखना है। जिस प्रकार से उदाहरण मान लेते हैं, धन वसूली के लिए कैसे लिखेंगे? रुपये 5 लाख की वसूली में ब्याज का वाद।
मान लीजिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए है तो स्थायी निषेधाज्ञा का वाद, विशिष्ट अनुपालन के लिए है तो संविदा की विशिष्ट अनुपालन का वाद, घोषणात्मक वाद है तो घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद। इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला है चरण 5वां, वाद के तथ्य आपको लिखने हैं। यह आपके वाद पत्र का हृदय है। आदेश 6 नियम 2 सीपीसी क्या कहता है कि यहाँ आपको अपनी पूरी कहानी लिखनी होती है। नए वकीलों के लिए यहाँ सबसे बड़ा स्वर्णिम नियम है। पहला, केवल तथ्य लिखें आप, साक्ष्य या कानून आपको नहीं लिखने हैं। इसका अर्थ है कि आपको यह बताना है कि क्या हुआ, लेकिन यह साबित कैसे होगा। गवाह या दस्तावेज की विस्तृत गवाही यह यहाँ आपको नहीं लिखनी है। तथ्य लिखने का सही तरीका क्या है? छोटे छोटे क्रमांकित पैराग्राफ आपको लिखने हैं। पूरी कहानी छोटे छोटे पैराग्राफ में बांटें। हर पैराग्राफ में केवल एक ही घटना या तथ्य का जिक्र करें। कालानुक्रम, घटना उसी क्रम में लिखें जिस क्रम में वे घटी हुई हैं, तारीख दर तारीख के हिसाब से। परिचय, पहले पैराग्राफ में वादी और प्रतिवादी का परिचय दें और बताएं कि उनके बीच क्या संबंध है, जैसे मकान मालिक, किराएदार, व्यापारी या फिर ग्राहक। इस प्रकार से पैरा 1 में क्या लिखना है? यह कि वादी एक प्रतिष्ठित व्यापारी है और शहर का नाम लिख देना है, उसमें हार्डवेयर का व्यवसाय करता है। प्रतिवादी वादी का पुराना परिचित है। ये दोनों का विवरण लिख दिया है। पैरा 2 में यह है कि दिनांक 1 इतने तारीख को प्रतिवादी को अपने पारिवारिक व्यवसाय के लिए पैसों की सख्त आवश्यकता थी, जिसके लिए उसने वादी से 5 लाख रुपए के मैत्रीपूर्ण ऋण का अनुरोध किया। पैराग्राफ 3 में यह है कि वादी ने प्रतिवादी पर विश्वास करते हुए इतने दिनांक को अपने बैंक खाते का संख्या से प्रतिवादी के खाते में जो नेफ्ट किया है, आरटीजीएस किया है, फिर यूपीआई किया है के माध्यम से 5 लाख रुपए स्थानांतरित कर दिए। पैरा 4 में लिखना है कि यह है कि ऋण लेते समय प्रतिवादी ने एक वचन पत्र निष्पादित किया था, जिसमें उसने 6 महीने के भीतर पूरी राशि जमा करने का वादा किया था, अर्थात उसमें आप तारीख लिख देंगे इतना। पैरा 5 में यह है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद जब वादी ने अपने पैसे मांगे तो प्रतिवादी टालम टोल करने लगा। पैरा 6 में यह लिखना है कि यह है कि प्रतिवादी ने इतने दिनांक को अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक विधिक नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा प्रतिवादी को भेजा, जो उसे इतनी तारीख को प्राप्त हुआ, परंतु फिर भी प्रतिवादी ने राशि का भुगतान नहीं किया। आपको क्या ध्यान देना है कि हमने आपको ऊपर उदाहरण बताया, उसमें हमने केवल एक तथ्य बताए हैं जो केस जीतने के लिए आवश्यक हैं। कोई अनावश्यक भावुकता या कहानी आपको नहीं लिखनी है उसमें। स्टेप 6 आपको क्या करना है? सीपीसी के आदेश 7 नियम 1 के अनुसार वाद पत्र में यह स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि वाद कारण कब उत्पन्न हुआ, वाद कारण क्या है। यह उन सभी आवश्यक तथ्यों का समूह है जिसे वादी को केस जीतने के लिए साबित करना होता है। सरल शब्दों में वह कौन सा दिन या घटना थी जिसने वादी को मजबूर किया कि वह कोर्ट में केस फाइल करे। चेतावनी आपको फिर इसमें लिखनी है, मतलब एक चेतावनी है कि यदि आपके वाद पत्र में वाद कारण स्पष्ट नहीं है, ये आपको पर्सनल आपको बता देते हैं एक इस पे कि आपके वाद पत्र में वाद कारण स्पष्ट नहीं है तो प्रतिवादी आदेश 7 नियम 11 के तहत आपका वाद पत्र खारिज करवा सकता है। साथियों, इसमें चेतावनी जरूर लिखनी है, मतलब आपको लिख देना है ये चीज़ें, वाद कारण लिखना है। ये आपको मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ इसमें कि आपको वाद कारण उसमें लिखना जरूर है। पैराग्राफ 7 में यह कि प्रस्तुत वाद का कारण वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरुद्ध पहली बार दिनांक इतने तारीख को उत्पन्न हुआ, मतलब ये आपको बताया ऊपर, आपको इस प्रकार से लिखना है। जब वादी ने ऋण की राशि प्रतिवादी को दी, यह पुनः इतनी तारीख को उत्पन्न हुआ। जब प्रतिवादी ने वादा की गई अवधि के बाद भी राशि लौटाने से इनकार कर दिया। अंततः यह दिनांक इतनी को विधिक नोटिस भेजे जाने और उसका पालन न करने पर उत्पन्न हुआ है, चूंकि प्रतिवादी ने अभी तक भुगतान नहीं किया है, अतः वाद कारण निरंतर जारी है। मतलब आपको हमने अभी वार्निंग दी थी, चेतावनी करके बताया था कि आपने वाद पत्र में वाद कारण स्पष्ट नहीं है तो प्रतिवादी आदेश इतने 7 नियम 11 के तहत आपका वाद पत्र खारिज करवा सकता है। तो आपको चेतावनी आपको लिख देनी है, जैसे हमने आपको पैरा 7 में बताया, आपको इस प्रकार से आपको लिख देना है। चरण 7 क्या है? न्यायालय का क्षेत्राधिकार। इस पैराग्राफ में वादी को न्यायालय को यह संतुष्ट करना होता है कि इस केस को सुनने का अधिकार इसी न्यायालय को क्यों है। आदेश 7 नियम 1F क्या कहता है?
इसका उदाहरण बता देते हैं। यह है कि वादी और प्रतिवादी दोनों शहर का नाम लिख देंगे के निवासी हैं। जिस बैंक में पैसों का लेन देन हुआ है वह भी शहर, मतलब शहर का नाम लिख देना उसमें स्थित है, और प्रतिवादी ने पैसे लौटाने से इनकार भी इसी शहर में किया है। अतः इस माननीय न्यायालय को प्रस्तुतवाद की सुनवाई करने का पूर्ण क्षेत्रीय और आर्थिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ये आपको लिख देना है। मूल्यांकन एवं न्याय शुल्क, यह एक अत्यंत तकनीकी और महत्वपूर्ण पैराग्राफ है साथियों। सूट्स वैल्यू एक्ट और कोर्ट फीस एक्ट के तहत हर केस की एक निश्चित वैल्यू या तय की जाती है और उसी के आधार पर न्यायालय का शुल्क लगाया जाता है। आदेश 7 नियम 1 का उपनियम 1 के अनुसार इसका उल्लेख वाद पत्र में होना अनिवार्य है। आपको कैसे लिखना है? यह है कि प्रस्तुत वाद का मूल्यांकन आर्थिक क्षेत्राधिकार तथा न्याय शुल्क के उद्देश्य से 5 लाख रुपए तय किया गया है, जिस पर नियमानुसार मतलब इतने रुपए कोर्ट फीस चस्पा या संलग्न कर दी गई है। आपको जो भी है फीस आपको वहाँ पर लगा देनी है। आपको ध्यान रखना है कि यदि केस निषेधाज्ञा का है, इंजंक्शन का है, तो आप इसे एक निश्चित न्यूनतम राशि राज्य के नियमों के अनुसार अलग अलग हो सकती है पर मूल्यांकित कर सकते हैं और उस पर एक फिक्स्ड कोर्ट फीस लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी परिसीमा का भी आपको जिक्र करना है। चरण 9 में परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुसार प्रत्येक दीवानी वाद दायर करने की एक समय सीमा होती है। जैसे धन वसूली के लिए 3 वर्ष। आपको यह स्पष्ट रूप से लिखना होता है कि आपका वाद समय सीमा के भीतर दायर किया गया है। पैरा 10 में यह है कि प्रतिवादी ऋण चुकाने की अंतिम तिथि ये थी और प्रस्तुत वाद आज इतने तारीख को दायर किया जा रहा है, तो जो कि कानून द्वारा निर्धारित 3 वर्ष की परिसीमा अवधि में पूर्णतः भीतर है। अगर इसमें फिर प्रार्थना अनुतोष क्या चाहते हैं? प्रार्थना आदेश 7 नियम 7 सीपीसी के तहत वाद पत्र के अंत में वादी को यह स्पष्ट रूप से मांग करनी चाहिए कि वह अदालत से क्या चाहता है। यह भाग बहुत ही सावधानी से ड्राफ्ट किया जाना चाहिए साथी, क्योंकि न्यायालय आपको वह नहीं दे सकता जो आपने वहाँ पर मांग नहीं की है। प्रार्थना खंड को हमेशा बिंदुवार लिखना चाहिए। प्रार्थना आपको लिख देनी है कि अतः वादी माननीय न्यायालय के सविनय निवेदन करता है, मतलब अतः वादी माननीय न्यायालय से सविनय निवेदन करता है कि न्याय हित में निम्नलिखित अनुतोष वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरुद्ध प्रदान किए जाएं। पहला यह है कि 5 लाख रुपए की डिक्री वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध पारित की जाए। यह है कि उक्त राशि पर वाद दायर करने की तिथि से लेकर वास्तविक वसूली की तिथि तक 12% वार्षिक के दर से पेडेंट लाइट और भविष्य का ब्याज वादी को दिलाया जाए। यह है कि प्रस्तुत वाद का संपूर्ण व्यय वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जाए। अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के पक्ष में उचित न्याय संगत समझे वह भी वादी को प्रदान किया जाए। बिंदु जो घ है लास्ट वाला एक सामान्य प्रार्थना है जो हमेशा आपको लिखी जानी चाहिए उसमें। उसके बाद हस्ताक्षर प्रार्थना खंड के नीचे दाईं और वादी के हस्ताक्षर होते हैं और बाईं ओर वादी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर होते हैं। आवेदन 6 अब आदेश 6 और नियम 14 के तहत आपको इस प्रकार से कर देना है। उसके बाद वेरिफिकेशन सत्यापन, यह सबसे महत्वपूर्ण वैधानिक आवश्यकताओं में से एक है साथियों। आदेश 6 नियम 15 सीपीसी के अनुसार वादी को वाद पत्र के अंत में यह सत्यापित करना होता है कि वाद पत्र में लिखी गई कौन सी बातें उसके निजी ज्ञान से सत्य और कौन सी बातें उसके वकील द्वारा दी गई कानूनी सलाह या दस्तावेज के आधार पर सत्य मानी गई हैं। यह सत्यापन कोर्ट को यह आश्वस्त करता है कि वादी झूठा या मनगढ़ंत केस नहीं लाया है। यदि सत्यापन झूठा पाया जाता है तो वादी पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। वेरिफिकेशन आपको किस प्रकार करना है एक उदाहरण बता देते हैं। मान लीजिए उनका नाम रमेश है। रमेश पुत्र श्री सुरेश 45 वर्ष निवासी ये हैं ने इतनी तारीख को जो मुकाम शहर का नाम पर सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त वाद पत्र के पैरा क्रमांक 1 से लेकर 6 जो भी जितने आपने लिखे हैं में अंकित तथ्य मेरे व्यक्तिगत या निजी जानकारी के आधार पर पूर्णतः सत्य एवं सही है। पैरा नंबर 7 से 10 तक के तथ्य मेरे अधिवक्ता द्वारा दी गई सलाह एवं दस्तावेज की जानकारी के आधार पर मेरे मान्यता के अनुसार सत्य हैं। वाद पत्र का कोई भी अंश मिथ्या नहीं है और न ही इसमें कोई सारवान तथ्य छिपाया गया है। ईश्वर मेरी सहायता करे। इसमें स्थान, शहर का नाम, दिनांक और हस्ताक्षर सत्यापन करता वादी के आ जाएगा इसमें हस्ताक्षर।
अब इसका शपथ पत्र आ जाएगा। फिर इसमें वर्ष 1999 और 2002 में सीपीसी में हुए महत्वपूर्ण संशोधन के बाद आदेश 6 नियम 15 के उपनियम 4 और धारा 26 के तहत यह अनिवार्य कर दिया गया है कि प्रत्येक वाद पत्र के साथ वादी का एक शपथ पत्र संलग्न होना चाहिए। शपथ पत्र के बिना वाद पत्र अधूरा माना जाएगा। यह शपथ पत्र नोटरी या ऑथ कमिश्नर द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। शपथ पत्र का प्रारूप लगभग वैसा ही होता है जैसा सत्यापन का होता है, बस वह स्टाम्प पेपर पर टाइप किया जाता है और शपथ पत्र के रूप में होता है। अब नए वकीलों के लिए ड्राफ्टिंग के टिप्स आपको बता देते हैं। एक नए वकील के रूप में जब आप अपना पहला ड्राफ्ट तैयार करते हैं तो इस बातों का आपको नियमों को एक चेकलिस्ट की तरह इस्तेमाल करें। आसान और स्पष्ट भाषा का आपको प्रयोग करना है। कानूनी भाषा कानूनी भाषा का अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि आप कठिन, घुमावदार और जटिल शब्दों का प्रयोग करें। सबसे अच्छी ड्राफ्टिंग वो है जिसे कोई भी साधारण व्यक्ति एक बार में पढ़कर समझ ले। वाक्यों को छोटा आपको रखना है। सक्रिय वाच्य का प्रयोग करें। प्रतिवादी द्वारा वादी को पैसे नहीं दिए गए की तुलना में प्रतिवादी ने वादी को पैसे नहीं दिए अधिक प्रभावशाली और सीधा है। इस प्रकार से आपको लिखना है। तथ्यों की पुनरावृत्ति से आपको बचना है। एक ही बात को अलग अलग पैराग्राफ में बार बार नहीं लिखना है। इससे जज साहब का समय बर्बाद होता है और ड्राफ्टिंग कमजोर आपकी दिखती है। अनुमान और भावनाएं आपको नहीं लिखनी है। अदालत आपके तथ्यों और सबूतों पर चलती है, आपकी भावनाओं पर नहीं चलती है। प्रतिवादी बहुत बुरा इंसान है और उसने मुझे मानसिक रूप से परेशान किया है, यह लिखने से आपको बचना चाहिए। इसके बजाय तथ्य आपको लिखने हैं। प्रतिवादी के इस कृत्य के कारण वादी को वित्तीय और मानसिक क्षति उठानी पड़ी, जिसका विवरण इस प्रकार है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। दस्तावेजों का हवाला आपको देना है। यदि आप किसी अनुबंध, रसीद या नोटिस का जिक्र अपने वाद पत्र में कर रहे हैं तो उसका स्पष्ट संदर्भ आपको देना है। जैसे अनुबंध पत्र अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है, इस प्रकार से आपको बता देना है। मांगने से संकोच नहीं करें। यदि आप ब्याज, हर्जाना या मुकदमे का खर्च मांगना भूल जाते हैं तो न्यायालय अपनी मर्जी से वह नहीं देगा, कुछ अपवादों को छोड़कर। इसलिए प्रार्थना खंड को 2-3 बार आपको चेक कर लेना है। प्रूफ रीडिंग सबसे बड़ी गलती जो नए अधिवक्ता अक्सर करते हैं कि वो ड्राफ्टिंग के बाद उसे अपने बिना पढ़े प्रिंट निकाल कर फाइल कर देते हैं। हमेशा अपने बनाए हुए ड्राफ्ट को कम से कम 2 बार आपको जोर जोर से पढ़ लेना है। आपको अपनी ग्रामर, व्याकरण की गलतियां, तारीखें की गलतियां, आपको नाम की गलतियां खुद आपको मिल जाएंगी आप बार बार पढ़ेंगे तो। नाम या तारीख की एक छोटी सी गलती बाद में केस के दौरान बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है और उसे सुधारने के लिए आपको संशोधन का आवेदन देना पड़ सकता है, जो अदालत मंजूर करे या न करे अदालत के ऊपर निर्भर करता है। तो साथियों, दीवानी मामलों की ड्राफ्टिंग एक सीढ़ी दर सीढ़ी चलने वाली प्रक्रिया है। जब आप इस फॉर्मेट को अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो चाहे वह संपत्ति का विवाद हो, पैसों की वसूली का हो या कोई पारिवारिक विवाद हो, आप किसी भी प्रकार के सिविल सूट को बहुत ही आसानी और आत्मविश्वास के साथ ड्राफ्ट कर सकेंगे। शुरुआत में आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इस ढांचे के अनुसार अलग अलग मुकदमों की ड्राफ्टिंग करेंगे, यह आपकी आदत का हिस्सा बन जाएगा। हमेशा याद रखें कि एक अच्छा वकील वही है जिसकी फाइल और उसका वाद पत्र उसकी तरह से खुद अदालत में बोलता है। आपको आपके उज्जवल भविष्य की, वकालत के भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको बता दें, ये वीडियो हम केवल एजुकेशनल पर्पस से बनाते हैं ताकि आप कानून के प्रति जागरूक हो सकें। और आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। हमेशा सत्य का साथ दें। धन्यवाद।